गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से यूजी सेम 6 का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम लोग यूज करेंगे। तो देख लेते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था 3 तरह का स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वैसा स्टैटिस्टिक्स को हम लोग बोलते थे जिसमें पार्टिकल आइडेंटिकल था, पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल भी था, कोई भी स्पिन हो सकता है उसका, इंटीग्रल या हाफ इंटीग्रल। लेकिन हम लोग पढ़े थे अगर इंटीग्रल स्पिन हो, पार्टिकल अगर आइडेंटिकल हो बट इनडिस्टिंग्विशेबल हो तो वो फॉलो करता है आपका बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को। लेकिन पार्टिकल का स्पिन अगर हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस हो, पार्टिकल आइडेंटिकल भी हो और इनडिस्टिंग्विशेबल भी हो, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो फॉलो करता है किसको? फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इससे हम लोग को क्या पता चलेगा ना, टोटल एनर्जी सिस्टम का, इस टोटल एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग एन पार्टिकल्स, तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, ये हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग बात करने से हम लोग को एक चीज़ के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, टर्म को यूज करना पड़ेगा, तो वो है आपका फेज स्पेस। तो फेज स्पेस लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो मान लेते एक सिस्टम, या हम लोग मान लेते एक फेज स्पेस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है। उसी फेज स्पेस में बहुत सारे सेल्स हमारा है, उस सेल्स का नाम हम लोग दे देते 1 2 3 4 के सेल हमारे पास है। तो एक नंबर सेल में उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो है कैपिटल एन, लेकिन पहला नंबर सेल में जो गैस मॉलिक्यूल है वो है N1, दूसरा नंबर में N2, धीरे धीरे ऐसा करके है एन के नंबर ऑफ हमारे पास, हाँ एन के है, के सेल में हमारा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है एन के। अब चूंकि उस कंटेनर के अंदर फेज स्पेस के अंदर ना मॉलिक्यूल्स आ पा रहे ना जा पा रहे, उसी के अंदर चूंकि सिस्टम हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, तो नंबर, टोटल नंबर सबको जोड़ने से होगा और वो है कांस्टेंट। अब आप जानते हैं किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर होगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं समेशन, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। टोटल एनर्जी अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो टोटल एनर्जी E बराबर क्या होगा? N1 पार्टिकल, अगर मान लीजिए 5 पार्टिकल, एक पार्टिकल का एनर्जी, कुछ पार्टिकल ऐसे है जिसका एनर्जी होगा एप्सिलॉन 1, तो कुछ मैंने 5 पार्टिकल ऐसे जिसका एनर्जी एप्सिलॉन 1 हो, तो वैसा पार्टिकल का टोटल एनर्जी कितना होगा? एप्सिलॉन 1 इंटू N1। 6 पार्टिकल ऐसा है जिसका एनर्जी है आपका एप्सिलॉन 2, तो उलोम का टोटल एनर्जी होगा इतना। इस ढंग से टोटल एनर्जी बराबर इस ढंग से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी सिस्टम आइसोलेटेड है, टोटल एनर्जी हमारा कांस्टेंट होगा। इसका भी आप अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करने से हम लोग को 0 होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साथ अल्फा और बीटा ये सब है कांस्टेंट, इसको अगर मल्टीप्लाई अगर करें 0 के साथ, 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करें, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 होगा। कांस्टेंट 0 नहीं है, लेकिन इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें तो 0 + 0 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, जो हम लोग बात करें मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के होने का चांसेस कितना है, वो हम लोग निकालेंगे। तो उसका एक्सप्रेशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन है ये वाला, जिसमें n है आपका, हम लोग लिए थे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, N1 है सेल के अंदर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें और एक टर्म लिए G1 G2 G3, इसको हम लोग G1 G2 ये सब को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेसी, मैं डिस्कस करूँगा बाद में। लेकिन ये जो टर्म आप लोगों को बता रहा है, ये सब सेल के नंबर के बारे में बता रहा है। सब सेल माने एक सेल के अंदर में भी, जैसे हम लोग सेल ले 1 2 3 4, जैसे एक सेल ले, एक नंबर सेल के अंदर में मान लीजिए हमारे पास 2 ठो सब सेल है। 2 ठो सब सेल आप लोगों को याद होगा, 2 कंपार्टमेंट। तो अगर हमारे पास 2 कंपार्टमेंट है, इसमें पार्टिकल कितना है ना, इसमें पार्टिकल होगा N1 पार्टिकल, तो N1 पार्टिकल मान लीजिए 3 पार्टिकल होगा, सपोज N1 बराबर 3 पार्टिकल होगा। कंपार्टमेंट कितना है? 2 कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट का नाम क्या दिए? G1 दिए। तो G1 कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल माने G1 माने 2 कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं ना, आप लोग जानते हैं 2 to the power 3, तो G1 to the power क्या लिखेंगे? N1 लिखेंगे। इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूँ। तो हम लोग मान लेते हैं अगर हमारे पास खाली n पार्टिकल अगर रहता
तो सेल अगर नहीं रहता, पूरा सिस्टम में n पार्टिकल कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते, कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, ये आप लोग जानते हैं। मैं लास्ट क्लास में बोला था, ये आप लोग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा देख करके आइएगा। तो n पार्टिकल को एक सिस्टम में कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं ना, n फैक्टोरियल तरह से अरेंज हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं सिस्टम में तो बहुत सारे सेल है, सेल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो n1 सेल में भी तो पार्टिकल अरेंज हो रहे, n2 सेल में भी तो अरेंज हो रहे, n3 सेल में भी तो अरेंज हो रहे। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन n फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सेल भी है। इसलिए हम लोग नीचे में लिखेंगे कितना, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, डॉट 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 ni फैक्टोरियल। माने अगर हमारे पास सेल अगर नहीं होते तो खाली अगर एक सिस्टम अगर होता तो n फैक्टोरियल वे से हो सकता, लेकिन उसके अंदर में भी तो सेल है, तो कितना वे से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता ना, इतना वे से। लेकिन हम लोग ये भी देखें, अभी आप लोगों को बताएं, एक एक सेल के अंदर में भी तो सब सेल है, और सब सेल में जो पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हमारा n1 पार्टिकल होगा, n1 पार्टिकल अभी हम लोग बात किए, एक सब सेल है हमारा, जिसमें जो एक सेल है उसका नाम हम लोग 1 नंबर सेल हम लोग दे देते हैं, और उसमें सब सेल कितना है ना, G1 सब सेल है। n1 मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल अगर 3 हो और G1 मैंने सब सेल अगर 2 हो, तो कितना तरह से अरेंज हो सकता है, 2 to the power 3, या तो हम लोग बोल सकते हैं G1 to the power n1। तो इसलिए चूंकि सेल के अंदर में भी सब सेल है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट को हम लोग किस ढंग से लिखेंगे ना, इतना तो हम लोग लिखिए। इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा G1 to the power n1, G to the power n2, इस तरह से Gi to the power ni, डॉट 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 Gk to the power nk। तो ये हमारा हो गया मोस्ट प्रोबेबल अवस्था में मॉलिक्यूल्स का रहने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारा इतना। अब इसका हम लोग लॉग ले लेते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं। इसमें अगर log w लेंगे तो ये हो जाएगा log n फैक्टोरियल। लॉग में अगर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर आप लोग अगर मल्टीप्लाई में है तो लॉग होने से वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हम लोग लिखेंगे log, अगर सब टर्म को नहीं लेते तो gi टर्म ले लेंगे, log gi टू द पावर ni, इसी को लिखते हैं ni log gi। चूँकि हम लोग सब टर्म नहीं लिखे इसलिए हम लोग समेशन लिख देंगे, तो समेशन ऑफ ni log gi। फिर आप लोग जानते हैं नीचे वाला चीज़ लॉग जब देते हैं हम लोग वो माइनस आ जाता है, इसी को हम लोग लॉग लेंगे। क्या है, हम लोग n1 n2 नहीं लिख रहे, समेशन लिख रहे, किसका, ni फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हमारे पास एक स्टाइलिंग का एक फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा, अभी हम लोग उसको प्रूव करने नहीं जा रहे। वो है log n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n, ये हमारा स्टाइलिंग फार्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर log n फैक्टोरियल का हम लोग क्या लिख सकते हैं, n log n माइनस n। इसको हम लोग जैसे के वैसे ही लिख दिए, यहाँ पर gi हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर फिर से स्टाइलिंग फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, log n फैक्टोरियल स्मॉल n है तो क्या लिखेंगे, n log n माइनस n, लेकिन पहले माइनस था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आप देखिए समेशन ऑफ ni, समेशन ऑफ ni के जगह में हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ ni माने क्या है, ये जो यहाँ पर एक टर्म हम लेते हैं डॉट 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 प्लस ni प्लस डॉट 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 na। तो समेशन ऑफ ni अगर हम लोग लेते हैं दैट इज इक्वल टू कितना होगा, n होगा आपका। तो समेशन ऑफ ni के जगह हम लोग लिख सकते हैं n, तो यहाँ पर प्लस n है, यहाँ पर माइनस n है, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा इतना। अब हम लोग जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में आप लोग जानते हैं रहने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो रहने का प्रोबेबिलिटी अगर सबसे ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने कोई एक वैल्यू होगा, उसका अगर डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे तो वो 0 होगा, तो इसी का डिफ्रेंसिएशन आप लोग कर देंगे तो LHS में 0 होगा। ये तो फिक्स संख्या है, कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग 0 होगा। इसका डिफ्रेंशिएट आप कीजिए, gi तो फिक्स्ड वैल्यू है, ni का डिफ्रेंशिएशन होगा dni, लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन होगा, ये होगा आपका u और v के फॉर्म में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं, इसको कांस्टेंट मानते हैं, फिर इसको कांस्टेंट मानते हैं,
और फिर इसका log ni का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/ni इंटू डी एन आई। तो हम लोग क्या किए, इसको डिफ्रेंशिएट किए। LHS में 0 होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये 0 होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी एन आई, ये दोनों वेरिएबल है तो इसको u भी मानिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, इतना हो। तो अभी हम लोग इसमें क्या देखें ना, देखिए ये टर्म को हम लोग लिख दिए, ये टर्म को हम लोग लिख दिए, यहाँ पर ni और ni कैंसल आउट हो गया। समेशन ऑफ डी एन आई, देखिए समेशन ऑफ डी एन आई को हम लोग 0 पहले तो हम लोग ले लिए, समेशन ऑफ डी एन आई ये टर्म हो जाएगा आपका 0, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम लिखेंगे, कॉमन ले लीजिए, डी एन आई इक्वल टू 0। तो देखिए आप इक्वेशन 3 देखिए इसका भी 0 है, और इक्वेशन 4 देखिए इसका भी 0 है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दीजिए ताकि टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग इसके साथ मिला है। तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर दे रहे हैं, मतलब ये जितना है ये भी उतना ही है, इक्वेट हम लोग कर दिए। डी एन को समेशन ऑफ डी एन आई के फॉर्म में लिखें, और डी को समेशन ऑफ इस ढंग से हम लोग लिख दिए, सॉरी यहाँ पर एन के नहीं, यहाँ पर एन आई, तो इस ढंग से हम लोग समेशन के फॉर्म में हम लोग लिख दिए। अब सब में आप लोग देखिए डी एन आई, इसमें भी डी एन आई तो कॉमन पहले से ले लिए, ये वाला पार्ट को इस पार ले आइए, तो इस पार जब आएगा अल्फा था माइनस अल्फा, बीटा था माइनस बीटा हो जाएगा, एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन, क्योंकि पहले हम लोग समेशन ले लिए, तो सभी का बाहर में डी एन आई है तो डी एन आई हम लोग बाहर कर दिए। चूँकि ये किसी भी आर्बिट्री डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम करेगा, इसलिए डी एन आई समेशन को हम हटा दिए। इस फॉर्म में इसको हम लिख रहे हैं लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m बटा m, इसको इस पार में ले आइए तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो लॉग हटेगा तो e टू द पावर आ जाएगा। इसमें हम लोग लिख सकते हैं जी आई इक्वल टू एन आई ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, और हम लोग अगर एन आई है तो क्या होगा, एन आई इक्वल टू जी आई बाई ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। तो ये हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस लॉ है। इसको हम लोग फ्यूचर में खास करके पार्टीशन फंक्शन नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे। माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल को अगर स्टडी करना है, पार्टीशन फंक्शन हर जगह में काम देगा, तो फ्यूचर में हम लोग इस फार्मूला को बार बार यूज करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही।